हम भारत में इस्लामी आक्रमण पढ़ रहे थे। उसमें हम इस्लामी आक्रमण के 3 चरण पढ़ चुके थे और आज हम बात करेंगे इस्लामी आक्रमण के चौथे चरण की, जो कि अंतिम चरण है। और उसके बाद में भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी और तुर्की शासन स्थापित हो जाएगा। भारत में इस्लामी आक्रमण चतुर्थ चरण। इसकी जो काल अवधि है वो है 1175 से 1206 तक। ठीक है। और इसमें जो आक्रमण करता था वो था मोहम्मद गौरी। ये तुर्क था। और गौर गजनी का शासक था। गौर और गजनी का शासक। तो भारत में इस्लामी आक्रमण का ये चतुर्थ चरण है, जिसकी काल अवधि 1175 से 1206 तक है। और इसमें जो आक्रमण करता है वो मोहम्मद गोरी है। और मोहम्मद गोरी तुर्क था और ये गौर और गजनी का शासक था। हमने जब इस्लामी आक्रमण का तृतीय चरण पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो आक्रमणकर्ता उसमें महमूद गजनवी था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो जाती है। उसके बाद में जो उसके उत्तराधिकारी आते हैं इतने प्रबल नहीं होते, इतने मजबूत नहीं होते हैं। तो फिर उसके बाद में कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण गजनवी वंश के स्थान पर एक शासक आता है। वो स्थापना करता है गौर वंश की। तो एक बार समझते हैं, आप समझना इस बात को। जो हमारा भारत का जो पश्चिमी साइड है, मतलब जो अफगानिस्तान, वर्तमान का अफगानिस्तान के आसपास का जो एरिया है, बल्ख बदख्शां का जो एरिया है, उस समय यहाँ पर एक राज्य था। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, पानी पीने दो यार। सॉरी। दो राज्य थे। एक राज्य का नाम था गौर और जो दूसरा राज्य था उसका नाम था गजनी। अब जो गौर में जो शासक था उसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद। और जो गजनी में जो शासक था उसका नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद। वापस आप मेरी बात को समझना कि जो अफगानिस्तान, बदख्शां, बल्ख क्षेत्र था
उस समय गजनवी वंश के स्थान पर एक नया वंश स्थापित होता है जिसको हम गौर वंश के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस स्थान का जो नाम है वो गौर है और क्योंकि इनका जो मुख्य केंद्र था वो भी एक गौर राज्य था, तो इस कारण इस वंश को भी गौर वंश कहा जाता है। इसकी स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद ने की थी और गौर का शासक ये खुद बना और इसने बाद में गजनी पर अधिकार किया और गजनी में इसने अपने भाई को मुइजुद्दीन मोहम्मद को गजनी का शासक नियुक्त किया। ये इसका भाई है, ठीक है। ओके, तो ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद है ना, इसकी काल अवधि की बात करूं तो 1173 से 1202 1202 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी बात करूं तो 1175 75 मान सकते हैं से 1202 तक ये रहता है गजनी का शासक। और 1202 में जब इसके भाई गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है तो ये दोनों का शासक बन जाता है, गौर का भी और गजनी का भी। तो फिर ये लिख सकते हैं ना, गौर एंड गजनी दोनों का शासक 1202 से 1206 तक, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो गयासुद्दीन मोहम्मद नामक एक व्यक्ति गौर में गौर वंश की स्थापना करता है तथा गजनी में वो अपने भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद को नियुक्त करता है। और ये जो गौर वंश की स्थापना होती है वो गजनवी वंश के ध्वंसा अवशेषों पर होती है, ठीक है। गयासुद्दीन मोहम्मद इसका भाई था मुइजुद्दीन मोहम्मद। गयासुद्दीन मोहम्मद गौर राज्य पर 1173 से 1202 तक शासन करता है। मुइजुद्दीन 1173 कर लेता ना यहाँ पे, 1173 से 1202 तक गजनी पर शासन करता है। फिर 1202 में गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के बाद में जो ये गजनी का शासक होता है, इसका भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद, वो गौर और गजनी दोनों का शासक बन जाता है। 1202 में मृत्यु होती है तो 1202 में शासक बनता है। फिर मुइजुद्दीन मोहम्मद की भी 1206 में मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 साल तक गौर और गजनी दोनों राज्यों का शासक रहता है, ठीक है। अब आप समझना एक बात को, अब ये जो है ना मुइजुद्दीन मोहम्मद, ये ऊपर यहाँ पे अभियान करता है मध्य एशिया की तरफ, ठीक है, मध्य एशिया। और एक और अभियान करता है ये इस साइड, जिसको बोल सकते हैं पश्चिम एशिया। अब मुइजुद्दीन मोहम्मद का ऐसा विचार था कि मैं मध्य एशिया में, मैं पश्चिम एशिया में अपने जो साम्राज्य है, मेरा जो वंश है गौर वंश, उसका मैं प्रचार करूं और अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। लेकिन इसकी ये दोनों मंशाएं पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि उस समय जो मध्य एशिया था और जो पश्चिम एशिया था वहां पर इससे भी ज्यादा शक्तिशाली शासकों का शासन था। तो दोनों जगह पर मध्य एशिया में जब इसने आक्रमण किया तब ये पराजित होता है, और उसके बाद में जब पश्चिमी एशिया पर आक्रमण किया तब भी ये बुरी तरीके से पराजित होता है, क्योंकि मध्य एशिया में और पश्चिम एशिया में जो शासक थे वो इससे कहीं ज्यादा मजबूत थे। उनकी सेना भी मुइजुद्दीन मोहम्मद की तुलना में बहुत ज्यादा सशक्त थी। तो दोनों जगह पर ये पराजित हो जाता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, आप समझ जाना कि पराजित, ये तो लिख के लेता हूँ मैं आपके लिए, पराजित। और यहाँ पर भी पराजित। अब देखो, अब यहाँ पे गजनी है, यहाँ पर इसने आक्रमण किया, पराजित हो गया। मध्य एशिया के आक्रमण किया, पराजित हो गया। इस साइड तो इसका गौरवंश था ही, तो मतलब इस साइड इसके सारे के सारे जो आक्रमण करने के मंसूबे थे वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस साइड तो इसका ऑलरेडी वंश था। और जब इसने पश्चिम एशिया, मतलब जो ईरान है, इराक है और जो नीचे अरब क्षेत्र है वहां पर आक्रमण किया, तो वहां पर ये पराजित हो जाता है। फिर इसने सोचा कि मैं मध्य एशिया पर आक्रमण करता हूँ, ऊपर जो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जितने भी वो स्थान है वो मध्य एशिया में आते हैं। तो इसने वहां पर आक्रमण किया तो वहां भी पराजित हो गया।
अब ये ऊपर आक्रमण कर नहीं सकता, यहाँ पे आक्रमण कर नहीं सकता, तो फिर ये आक्रमण करने कहाँ आएगा? फिर एक ही जगह है जो शेष रहती है आक्रमण के लिए, जहां पर ये अपना साम्राज्य विस्तार कर सकता था। फिर आता है ये यहाँ पर दक्षिण एशिया में, हमारे प्यारे भारत की ओर, दक्षिण एशिया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझना कि इससे पहले जो मुइजुद्दीन मोहम्मद है, जिसको हम आगे मोहम्मद गोरी बोलेंगे, क्योंकि गौर का शासक था, तो इसलिए गौर के शासक होने के कारण इसको लोग गौरी बोलते थे। कहाँ से आया? तो गौर से आया, तो गोरी, और मोहम्मद इसका नाम था, तो मोहम्मद गोरी भी इसको बोलते हैं। तो इसने मध्य एशिया पर भी आक्रमण किए थे, इसने पश्चिमी एशिया पर भी आक्रमण किए थे, दोनों साइड से ये पराजित हो गया था। तो इस तरफ के आक्रमण के चारों सब रास्ते बंद हो चुके थे, ऊपर के आक्रमण के सब रास्ते बंद हो चुके थे, और यहाँ पर तो चीन का था, तो बीच में बहुत ज्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि पहाड़ियाँ थी, भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। फिर एक ही रास्ता रहता है, एक ही जगह रहती है जहां पर ये आक्रमण कर सकता है, वो होता है दक्षिणी एशिया। दक्षिण एशिया में हमारा भारत आता है और ये आक्रमण करता भी है। अब ना हमें एक चीज समझनी है कि जब ये दक्षिणी एशिया पर आक्रमण करता है तो ये दो बार आक्रमण करता है और दो अलग अलग रास्तों से आक्रमण करता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो पहली बार जब ये आता है ना, तो ये आता है गजनी से रवाना होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि गजनी में ही इसका शासन था। और ये गजनी से रवाना होता है 1175 में। लिखा भी है कि हमारा चतुर्थ चरण 1175 से आरंभ होता है। गजनी के बाद में ये एक दर्रा है हमारे उत्तर पश्चिम में, जो है गोमल दर्रा। अब भारत की स्थिति ऐसी है ना कि जब आप भारत के मानचित्र को देखोगे तो भारत के इस साइड में जो है वो अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, इस साइड बंगाल की खाड़ी है, और ऊपर हिमालय है। मतलब ना कोई आक्रमणकारी ना पश्चिम से आ सकता है, ना पूर्व से आ सकता है, ना दक्षिण से आ सकता है, और ना ही उत्तर से आ सकता है। भौगोलिक रूप से भारत चारों तरफ से सुरक्षित था। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा रास्ता था जहां से कोई आक्रमणकारी आ सकता था, वो था भारत के उत्तर पश्चिम में कुछ दर्रे थे। दर्रे यानी दर्रा एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा संकरीला रास्ता जहां से लोग आ जा सकते हैं, सेना आ जा सकती है। जैसे ये रास्ता है, तो इसके बीच में सेना आती है जाती है। उन्हें हर बार भारत पर जब भी आक्रमण हुआ है मध्यकाल में, और जिसका भी आक्रमण हुआ है वो उन्हीं उत्तर पश्चिम के दर्रों से हुआ है। अगर पहले इन दर्रों का कुछ इलाज कर लेते या फिर इसको बंद करवा देते या कुछ भी कर लेते तो शायद भारत पर कभी आक्रमण होता ही नहीं, क्योंकि और कोई रास्ता था ही नहीं आक्रमण का। तीन ओर से तो समुद्र है, ऊपर हिमालय है, सिर्फ उत्तर पश्चिम में कुछ दर्रे थे और उन्हीं दर्रों से वो आक्रमण होते हैं। तो उसमें दो दर्रे बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें पहला है गोमल दर्रा। तो ये भाई साहब आते हैं गजनी, गजनी से आते हैं गोमल दर्रे पर। ठीक है, उसके बाद में कहाँ पे समझाऊं मैं आपको चीज, चलो छोड़ो कोई नहीं। फिर आता है मुल्तान और उच्च, दोनों पास में ही है। और यहां से ये आता है गुजरात। एक मिनट, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि ये गजनी है, ये गजनी से आता है यहाँ पर, ये मान लेते हैं कि अपना गोमल दर्रा है। ठीक है, गोमल दर्रा है, फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पर मुल्तान, इसके बाद में ये जो अपना उच्च, इनको विजय करता है, और यहाँ से यहाँ पर अपना गुजरात है, ये गुजरात में आता है। ठीक है, तो गजनी से रवाना होता है, फिर गोमल दर्रे को, गजनी से रवाना होता है, फिर गोमल दर्रे को पार करता है, फिर मुल्तान और उच्च पर अधिकार करता है, उसके बाद में ये आता है अपने गुजरात में। तो ये पहला इसका जो रास्ता था ना वो ये था, ये इन जगह से वह आया था, ये आपको याद रखना है। अब जब गुजरात में आया ना, इससे लिख लेते हैं, तो गुजरात में कब पहुंचा ये? 1178। उस समय गुजरात में सोलंकी राजपूत, जो राजपूता का जो सोलंकी वंश है उनका शासन था गुजरात में। और उस समय जो शासक थे उनका नाम था भीमदेव सोलंकी सेकंड। ठीक है, तो उस समय गुजरात की मैं बात करूँ ना, तो राजपूत
सोलंकी वंश। और शासक भीमदेव सोलंकी सेकंड। और इनका कार्यकाल था 1177 से 1240 तक। ये वैसे आपको याद नहीं रखना, बस मैं लिखने के लिए बता रहा था कि आपको आइडिया रहे कि गुजरात में 1240 तक भीमदेव सोलंकी सेकंड का शासन था। तो ये गजनी से गोमल दर्रे में आता है, गोमल दर्रे को पार करके ये मुल्तान और उच्च पर अधिकार करता है, और फिर यहाँ से आता है गुजरात में। फिर गुजरात में आता है तो यहाँ पर राजपूत सोलंकी वंश का शासन चल रहा था, और उस समय जो उसके समकालीन शासक थे वो थे भीमदेव सोलंकी सेकंड, जिनकी काल अवधि ये है। अब मोहम्मद गोरी और भीमदेव सोलंकी सेकंड के मध्य एक लड़ाई होती है, जिसको हम इतिहास में केहदरा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। अब इस समय जो भीमदेव सोलंकी सेकंड थे, ये इनकी जो उम्र थी वो छोटी थी, लेकिन इनकी जो माता थी वो राजनीति में काफी दक्ष थी, और कहते हैं कि अपनी माता के सफल संचालन और सफल राजनीतिक उपायों के कारण इस लड़ाई में मोहम्मद गोरी पराजित होता है। आपको बस यही याद रखना है कि यहाँ पर होती है इन दोनों के बीच में कहदरा की लड़ाई। डेट 1178, ठीक है। और इसमें मुइजुद्दीन मोहम्मद पराजित होता है। ठीक है। अब ये तो हो गया पहला, कि पहली बार ये कहा कहां से आया और किस किन रास्तों से आया और उसका परिणाम क्या हुआ। तो यहां से जब मोहम्मद गोरी भाई साहब आए और हार गए, तो उनको लगा कि नहीं भाई, ये रास्ता तो सही नहीं है, हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। हम गुजरात के यहाँ से आक्रमण नहीं कर सकते हैं भारत पर, क्योंकि गुजरात से आक्रमण करेंगे तो एक बार तो पराजित हो गए हैं, और दूसरी बार करेंगे तो दूसरी बार भी हो जाए, क्योंकि गुजरात में उस समय जो उनकी सैन्य थी, जो सैन्य व्यवस्था थी, जो उस समय गुजरात में जो शासक थे, उनकी जो माता थी वो काफी राजनीतिक रूप से काफी दक्ष थी और समझदार थी। तो जब उन्होंने आक्रमण किया तो ये पराजित हो गया। तो इसने सोचा कि अब हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। अब ये दूसरी बार वापस आएगा 1 साल बाद में, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। सेकंड वापस आएगा तो गजनी से ही आएगा ना, क्योंकि उसका शासन गजनी में ही था, गजनी। फिर इस बार ये ना एक और दर्रा है, मैंने बोला ना दो महत्वपूर्ण दर्रा है, एक तो गोमल दर्रा, दूसरा है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से ये आता है पेशावर, ठीक है। और पेशावर से ये आता है लाहौर। अब ना ये लाहौर पर ना दो रास्तों से जाता है। पहली बार ऐसे जाता है सीधा, और जब ऐसे जाता है ना तो यहां पर ये हो जाता है पराजित। गजनी से खैबर दर्रा, खैबर दर्रे के बाद में पेशावर, और पेशावर से ये आक्रमण करता है लाहौर पर। जब पहली बार आक्रमण करता है, डायरेक्ट आक्रमण करता है, तो ये पराजित हो जाता है। फिर ये रास्ता चेंज करता है, तो पहले पेशावर से जाता है सियालकोट, ठीक है। और सियालकोट से आक्रमण करता है लाहौर पर। तो 1186 में लाहौर पर इसका अधिकार हो जाता है, लाहौर पर अधिकार, ठीक है। ये था इसका दूसरा रास्ता। तो ये दो रास्ते आपको याद रखने हैं कि कैसे आया। वापस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, रवाना होता है वापस। 1177 में केहदरा की लड़ाई होती है, फिर 1 साल बाद में वापस रवाना होता है, और फिर खैबर दर्रा पार करता है, फिर पेशावर पार करता है, फिर लाहौर पार करता है। अब देखो वापस एक बार ना आप समझने के लिए समझना, जैसे कि
ये अपना भारत का मैप है, ठीक है। और यहाँ पे गजनी है। तो जो पहला रास्ता मैंने बताया ना वो ऐसे था, ये पहले यहाँ से गजनी से होता हुआ ये आता है यहाँ पर गोमल दर्रे पर, फिर यहाँ से ये आता है यहाँ पर मुल्तान और उच्च, और यहाँ से ये एंटर करता है यहाँ पे गुजरात में। तो यहाँ पर से तो ये पराजित हो जाता है, ठीक है। फिर ये दूसरा रास्ता अपनाता है, इस बार ना थोड़ा सा सीधा जाता है, ये हो गया गजनी, गजनी से जाता है ये खैबर दर्रे पर, खैबर दर्रे से जीतता है पेशावर को, पेशावर से जीतता है यहाँ पे लाहौर को सियालकोट के रास्ते से। तो ये इसके दो रास्ते से भारत में आने के। अब यहाँ पर ये लाहौर पर विजय प्राप्त कर लेता है, फिर लाहौर के बाद में यहाँ पे बठिंडा और फिर तराइन आ जाता है, जहाँ पे तराइन के दो युद्ध होंगे। तो ये बस मैं ये मिटा रहा हूँ, आप बस समझ जाना कि रास्ते कैसे कैसे। तो जो पहला रास्ता था वो थोड़ा सा यहाँ से होते हुए यहाँ से एंटर हुआ था, ये यहाँ से सीधा एंटर हुआ था। गोमल दर्रा, खैबर दर्रा, मुल्तान उच्च, गुजरात के दर्रा की लड़ाई, पराजित हुआ, वापस आया खैबर दर्रा, पेशावर, पेशावर से लाहौर पर आक्रमण किया, तो यहाँ पर पराजित हो गया। ये बात है 1181 में। फिर 2-3 साल और वापस प्रिपरेशन करता है, वापस पेशावर जाता है, पेशावर से फिर सियालकोट पर अधिकार करता है, फिर सियालकोट से ये लाहौर पर अधिकार करता है। और उस समय जो लाहौर का शासक था वो था खुसरो मलिक, उसको पराजित करता है। खुसरो मलिक को पराजित करता है। तो 1186 तक इसका लाहौर तक अधिकार हो चुका था, मतलब भारत की सीमा में उस समय ये प्रवेश कर गया था। अब उसके सामने चुनौती थी कि वापस गुजरात की तरफ जाए, तो वो तो सही बात थी नहीं। एक बार स्वाद चख लिया था गुजरात में, और गुजरात से लाहौर से गुजरात जाना एक बहुत ही लंबा रास्ता भी था, तो वो तो एक सेंसिबल बात थी नहीं। तो फिर इसने क्या किया, अब देखो ये मैं ना ऐसे लिख लेता हूँ, इसके आपको समझ में आ जाएगा कि ये दक्षिणी एशिया में कैसे आया, कब आया और किन रास्तों से आया, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो इसका लाहौर पर अधिकार हो गए, लाहौर से ये अधिकार करता है बठिंडा पर, जो पंजाब में है, बठिंडा पर इसका अधिकार होता है। फिर बठिंडा के बाद में दो चीजें होती हैं, तराइन का प्रथम युद्ध होता है और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। अब यहाँ पर ना हमें तराइन के युद्धों को ना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम राजपूत वंश नहीं पढ़ रहे हैं। जब राजपूत वंश पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बस याद रखना है तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ये होता है 1191 में, ये होता है 1192 में, एक साल के बाद में, ठीक है। अब देखो वापस आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये जो ये है ना, ये यहाँ से कंटिन्यूशन है, आप इस बात को समझना, ठीक है। गजनी से आना होता है, खैबर दर्रे को पार करता है, फिर पेशावर पर अधिकार करता है, पेशावर पर अधिकार करने के बाद में ये सीधा लाहौर पर अधिकार करता है, तो ये पराजित हो जाता है। फिर वापस ये पेशावर आता है, पेशावर आने के बाद में ये सियालकोट को जीतता है, और सियालकोट को जीतने के बाद में वापस ये लाहौर पर अधिकार करता है। 1186 में इसका लाहौर पर अधिकार हो जाता है। लाहौर पर अधिकार होने के बाद में, लाहौर पर अधिकार होने के बाद में ये बठिंडा पर अधिकार कर लेता है, और जो बठिंडा पर अधिकार करता है तो बठिंडा के बाद में जो जगह आती है वो आती है तराइन। उस समय तक, उस समय जो शासक थे, राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनको भी खबर मिल जाती है कि जो मुइजुद्दीन मोहम्मद है या मोहम्मद गोरी है वो हमारे पंजाब तक आ चुका है और वो तराइन तक आ चुका है। तो उस समय जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं वो भी अपनी सेना लेके तराइन के मैदान में पहुंच जाते हैं। उस समय तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित होता है। तो आपको बस यहाँ पे यही पॉइंट लिखना है, किन किन के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड वर्सेस
मोहम्मद गौरी। और पराजय किसकी होती है? मोहम्मद गौरी की। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पराजित। ठीक है। अब इसके बाद में बहुत सी कहानियां प्रचलित है, हमें उन कहानियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि फिर वापस के गजनी जाता है, वहां पर एक साल तक बहुत ही अभ्यास करता है, अपनी सेना को बढ़ाता है, सैन्य प्रशिक्षण देता है और हथियारों को जमा करता है, फिर तैयारी के साथ में वापस आक्रमण करता है। तो कहते हैं कि उस समय तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान थोड़े से उस चीज को लेके थोड़े से केयरलेस हो गए थे कि कोई बात नहीं, अब मैंने आक्रमण कर दिया, वापस थोड़ी ना आएगा ही है। और इन्होंने यहाँ पे इसकी जान को ऐसे बख्शा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। प्रथम जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी बहुत ही बुरी तरीके से पराजित हुआ था, लेकिन फिर इसने बख्श दिया कि चलो जाओ तुम, तुम्हें छोड़ता हूं मैं, ठीक है। लेकिन फिर एक साल तक ये बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करता है, और इसमें फिर एक साल में तराइन जो का जो सेकंड वॉर होता है उस समय तक ना पृथ्वीराज चौहान बहुत ही लाइटली ले लिया था इसको कि छोड़ो यार, ये अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और उस समय कुछ जो पृथ्वीराज चौहान थे वो कुछ आंतरिक समस्याओं से भी गुजर रहे थे। तो बहुत सारी ऐसे कारण माने जाते हैं, वो भी हमें पढ़ने नहीं, लेकिन हमें बस ये बात याद रखनी है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विभिन्न कारणों के चलते पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित होते हैं, ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान उस समय शासक कौन कौन सी जगह के थे, तो ये भी आपको याद रखना है। आ, दिल्ली तथा अजमेर, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, इसमें सेम पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी। और इसमें विभिन्न कारणों के चलते पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। ये बात है 1192 की। और पृथ्वीराज चौहान के पराजित होते ही, क्योंकि उस समय भारत के उत्तरी भाग में नॉर्थ इंडिया में उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ही थे। अब ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की लड़ाई जो गुजरात के जो सोलंकी वंश था उसके साथ में भी चल रही थी, तो फिर इन्होंने इसकी सहायता नहीं की, क्योंकि जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान ने भी इनकी सहायता नहीं की थी, और आपसी लड़ाई भी चल रही थी कुछ साम्राज्य को लेकर। तो फिर गुजरात के सोलंकी वंश ने इनकी सहायता नहीं की पृथ्वीराज चौहान की। दूसरी बात, यहाँ से इस साइड में एक इलाका है कन्नौज। कन्नौज के शासक उस समय थे वो थे कन्नौज में गहड़वाल वंश का शासन था, और जो शासक थे वो थे जयचंद। और ऐसा माना जाता है कि जयचंद की जो पुत्री थी, जिसको हम संयोगिता बोलते हैं, कुछ संयुक्ता बोलते हैं, तो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान उसका अपहरण करके लेके आ गए थे अजमेर में, तो इससे उसके साथ में बहुत ही शत्रुता बढ़ गई थी। तो फिर कन्नौज के शासक ने भी पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। अगर गुजरात और कन्नौज से पृथ्वीराज चौहान को सहायता मिलती, या फिर थोड़ा सा पृथ्वीराज चौहान इन सब चीजों को सीरियसली लेते, तो शायद क्या मतलब पक्की बात थी कि मोहम्मद गौरी नहीं जीत पाता। लेकिन ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण थे आसपास के आंतरिक बाह्य कारण, जिन कारणों के चलते मोहम्मद गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय होती है। पराजय हो गई, उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक पराजित हो जाता है। उसके बाद में इसको समझ में आ जाता है मोहम्मद गौरी को कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। इस टाइम तक इसके हौसले भी बहुत ज्यादा बुलंद हो चुके थे, ये बहुत जगह से भटक भटक के इसको बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना अनुभव भी हो गया था। तो फिर इसके बाद में ये बात होगी 1192 की। अब 1193, एक साल के बाद में मोहम्मद गोरी का एक गुलाम होता है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, ये अजमेर पर अधिकार करता है। ठीक है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, इसके एक साल बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर पर अधिकार। फिर 1194, अब इस यहां पर होती है चंदावर की लड़ाई। चंदावर की लड़ाई
और इसमें जो मैंने बोला, कन्नौज के जो गहड़वाल वंश के जो शासक थे जयचंद, वो पराजित हो जाते हैं। जयचंद पराजित। ठीक है, जगह कन्नौज और वंश गहड़वाल। ओके, तो 1194 तक हम इनको लेके आ चुके हैं। तराइन के दोनों युद्ध देख लिए। फिर उसके बाद में 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर पर अधिकार हो जाता है। 1194 में चंदावर की लड़ाई होती है, जिसमें कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद पराजित हो जाते हैं। ठीक है, अब ना ये सब चल रहा होता है, फिर बहुत सारे विभिन्न और भी मतलब कन्नौज पे, कलिंजर पे, सिरोही पे 1206 तक आते आते ना बहुत सारे भारत के राज्यों पर इनका शासन स्थापित हो जाता है। तो उनका सभी का नाम हमें लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फ्रॉम 1194 से 1206। ठीक है, इस अवधि में विभिन्न क्षेत्रों पर मोहम्मद गोरी का अधिकार होता है। ठीक है, अब हमें एक और जो बात समझनी है ना, इस समय यहाँ से मतलब कि जो भारत का जो उत्तरी भाग है वहां पर तो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो अपनी सत्ता का विस्तार कर रहे थे। उस समय एक और इसका गुलाम था जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, और वो उस समय अभियान कर रहा था बिहार, बंगाल, उस क्षेत्र पे। तो वो भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो उसको हम कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख लेते हैं ना। ठीक है, मोहम्मद, आपने नाम तो सुना ही होगा इसका, बिन बख्तियार खिलजी। ये ना ये अलग है, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूं ताकि आपको पता रहे। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी रवाना होता है 1193 में, और ये आता है, ये भाई साहब करते हैं पहले बिहार पर अधिकार। ठीक है, बिहार पर अधिकार करते हैं 1200 में। उसके बाद में ये आते हैं बिहार में, फिर ये आगे बढ़ते हैं और तीन महाविहार उस समय जो थे, पहला जो था उद्दंतपुरी महाविहार, दूसरा नालंदा महाविहार, और तीसरा जो हमारा विक्रमशिला महाविहार। उदयपुरी महाविहार का जो निर्माण है वो पाल शासक ने करवाया था, और जो विक्रमशिला है उसका भी पाल शासकों ने करवाया था, और नालंदा का गुप्त शासकों ने करवाया था निर्माण। ठीक है, ये यहाँ पे अपन ऐसे लाइन खींच लेते हैं ताकि ये यहाँ पे चलता रहे। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1193 में अपना अभियान आरंभ करता है, और वो सबसे पहले बिहार पर अधिकार करता है। 7 साल की अवधि में ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आगे बढ़ता हुआ 1200 ईस्वी में बिहार पर अधिकार करता है। और बिहार पर आक्रमण करने और अधिकार करने के बाद में ये तीन महाविहार, महाविहार मतलब कि महाविहार ऐसे स्थान होते थे जहां पर जो छात्र है वो पढ़ने के लिए जाते थे, वो शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते थे उस समय। आप मान सकते हो कि हिंदुस्तान की जो साहित्य था, हिंदुस्तान का जो साहित्य था, हिंदुस्तान का जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, वो सारा का सारा इन महाविहारों में सुरक्षित था। शिक्षा की
सबसे प्रमुख केंद्र थे उस समय। नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, तक्षशिला हम पढ़ते हैं। तो उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था, उदनपुरी भी था और विक्रमशिला भी था। तो जब ये बिहार पर अधिकार करता है तो उसके बाद में फिर ये इन तीनों महाविहारों को जला देता है। और कहते हैं कि जब इसने नालंदा महाविहार को जलाया था तो ऐसा माना जाता है कि 4 महीने तक इतनी ज्यादा किताबें रखी हुई थी इस महाविहार में कि 4 महीने तक सिर्फ वो किताबें ही जलती रही। समझ रहे हो ना आप कि जैसे उसने आग लगाई, 4 महीने तक किताबें जलती रही है, तो कितना बड़ा वो महाविहार होगा, कितनी किताबें वहां पर होगी, कितना हमारा ज्ञान जो है वो वहां पर होगा और कितने ज्ञान से हम विमुख हो गए उस घटना के बाद में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 1201 की बातें हैं। ठीक है, अब ये बिहार में आ गया, यहां से इन महाविहारों को नष्ट कर दिया, जला दिया। उसके बाद में ये आता है यहां से बंगाल में 1203 में आता है। ठीक है, अब बंगाल की आप बात समझना। बंगाल में उस समय सैन वंश का शासक था और उस समय जो शासक था उस समय उसका नाम था लक्ष्मण सेन। ठीक है, बंगाल में वंश कौन सा था? सैन वंश। और जो शासक था उसका नाम था लक्ष्मण, और वंश सेन, तो लक्ष्मण सेन। अब लक्ष्मण सेन के बारे में ऐसा माना जाता है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, मतलब अराउंड 70, 75, 78 के अराउंड उनकी उम्र थी, बहुत ज्यादा वृद्ध हो चुके थे। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे जो राज्य है वहां पर आक्रमण हो भी सकता है, क्योंकि अगर आक्रमणकारी आते भी थे तो वो राजपूताने को, गुजरात को, या फिर आगे ज्यादा से ज्यादा कन्नौज तक आके फिर वापस निकल जाते थे। तो इन्होंने कभी नहीं सोचा कि किसी इस्लामी आक्रमणकारी का हमारे राज्य पर भी आक्रमण हो सकता है। और तो इन्होंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया कि अपनी सेना को सुदृढ़ बनाया जाए और सैन्य मजबूती प्रदान की जाए। तो इन सब चीजों को लेके लक्ष्मण सेन थोड़े से इतने ज्यादा सीरियस नहीं रहे उस समय। और लक्ष्मण सेन का जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा साहित्य में भी था। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने एक बुक किताब भी लिखी थी अद्भुत सागर करके। तो लक्ष्मण सेन की जो उम्र ज्यादा होना, दूसरा इनका जो बाकी की दुनिया थी उससे तटस्थ था, और इनका ये मानना कि हमारे राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं हो सकता है। और तीसरा, इसी कारण अपने राज्य की सेना पर, सैन्य क्षमता पर विशेष ध्यान ना दिया जाना, इन सब कारणों के चलते जब बख्तियार खिलजी का 1203 में बंगाल पर आक्रमण होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ में आक्रमण करता है। जब ये यहाँ से निकलता है ना तो इसकी सेना बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कहते हैं कि बंगाल में जब ये एंटर करता है तो ये सिर्फ 18 घुड़सवारों के साथ में करता है, बाकी की सेना इसके पीछे थी। यहाँ पर ये बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और इसके साथ में 18 घुड़सवार होते हैं, बाकी की सेना पीछे थी। और इन्हीं 18 घुड़सवारों के साथ में ये बंगाल में आक्रमण करता है। बंगाल में उस समय जो सेन वंश की जो राजधानी थी वो थी लखनौती। तो लखनौती पर आक्रमण करता है। आप समझ रहे हो ना कि उस राज्य की स्थिति कैसी होगी। एक व्यक्ति आ रहा है सिर्फ 18 लोगों के साथ में घोड़े पर सवार होके, और आपकी जो राजधानी है वहां पर आके आपकी राजधानी को क्षतिग्रस्त करते हुए आपके महल में घुस जाता है, सिर्फ 18 लोग। तो उस समय आप समझ सकते हो कि स्थिति कैसी रही होगी। तो और फिर उनको पता चलता है कि पीछे और भी बहुत ज्यादा सेना आ रही है, तो फिर वो जो लक्ष्मण सेन है वो फिर वहां से चले जाते हैं लखनौती से, फिर अपनी राजधानी बदल के नदिया कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बंगाल, बंगाल में यहाँ पे नीचे देख लेता हूँ। जो वंश था वो था सेन वंश। जो शासक थे वो थे लक्ष्मण सेन। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अद्भुत सागर। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये अद्भुत सागर किनकी रचना है, तो ये लक्ष्मण सेन की रचना है, अद्भुत सागर इनकी रचना। ठीक है, और ये यहाँ पर बंगाल पर आक्रमण करता है। उसके बाद में ये जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ना ये चीज भी, 18 घुड़सवार के साथ में के साथ
बंगाल में प्रवेश किए। तो यहां से लक्ष्मण सेन क्या करते हैं, इनकी राजधानी होती है लखनौती, लखनौती पर, ठीक है यहां पे लिख लेता हूं मैं, लखनौती, लखनौती राजधानी, लखनौती पर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो जाता है तथा लक्ष्मण सेन अपनी लखनऊ से ये भाग जाते हैं और भाग के जाते हैं नदिया, और नदिया को ही अपनी नई राजधानी बनाते हैं। लक्ष्मण सेन अपनी नई राजधानी नदिया को बनाते हैं, ठीक है। तो जो लखनौती है, पहले ये होती है इनकी राजधानी। जब ये भाई साहब 18 घुड़सवारों के साथ में आते हैं और शासक इतने मजबूत नहीं होते हैं, तो फिर ये लखनौती पर इसका अधिकार हो जाता है। फिर लक्ष्मण सेन भाग जाते हैं, फिर ये जाते हैं नदिया में और नदिया को अपनी राजधानी बना देते हैं। तो बंगाल में इस समय दो राजधानियां थी, एक तो थी लखनौती जिस पर बख्तियार खिलजी का आधिपत्य स्थापित हो चुका था, और दूसरी थी नदिया जहां पर ये सेन वंश शासन करता है लक्ष्मण सेन के नेतृत्व में, ठीक है। अब बात हो जाती है अपनी 1203 तक की बातें हो जाती है, हाँ 1203 तक ये होता है। फिर इसके 2 साल बाद में 5 और 6, 1205 और 1206 में बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है तिब्बत राज्यों पर। अब कहते हैं कि जब ये तिब्बत राज्य पर आक्रमण करता है तो जो तिब्बत के जो लोग थे वो इसको अंदर आने देते हैं, और जब उनको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है तो इसको रोकते नहीं है, वो इसको आने देते हैं कि आ जाओ भाई, आओ आओ। ये इसको लगता है कि मेरे से डर रहे हैं, ये जाता है जाता है जाता है, लेकिन इसको पता नहीं होता है कि बरसात ऋतु आने वाली है। और जो तिब्बत के लोग होते हैं वहां पे जब बरसात ऋतु आती है तो ऐसे बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, और इन लोगों को इतना आइडिया भी नहीं होता है वहां की भौगोलिक स्थिति का, क्योंकि बहुत ही पहाड़ी क्षेत्र है, भौगोलिक रूप से बहुत ही अस्त व्यस्त क्षेत्र है वो तिब्बत। और तिब्बत के जो स्थानीय लोग थे उनको तो बहुत अच्छे से पता था क्योंकि वो वहीं पे रह रहे थे। तो जब ये आता है तो इसको वो आने देते हैं। फिर जब आता जाता है, पीछे बरसात ऋतु आती है, बरसात हो जाती है, जो जाने के जितने भी रास्ते थे, मार्ग थे, वो बहुत ज्यादा अवरुद्ध हो जाते हैं। और फिर जब आगे वो सेना जाती है तो कहते हैं कि पीछे से भी और आगे से भी जो बख्तियार खिलजी की सेना होती है उसको वो घेर लेते हैं, और घेरने के बाद में फिर धीरे 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 करके उनको हराना प्रारंभ करते हैं। उस समय तक उसके पास में बख्तियार खिलजी के पास में खाने की कमी हो गई थी, रसद की कमी हो गई थी, और जो सेना थी वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी लड़ लड़के। तो फिर तिब्बत में इस मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी बुरी तरीके से पराजित होता है, इसकी आधी से ऊपर सेना बर्बाद हो जाती है, और ये भी बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा के वापस आता है। कहते हैं कि डूबने वाला होता है तो कोई एक इसके सैनिक होता है, वो इसको बाहर निकालता है और उसको लेके आता है वापस बंगाल में। तो फिर तिब्बत अभियान होता है, तिब्बत अभियान 1205-6 में होता है। इसमें इसकी बुरी तरीके से पराजय होती है, और इसके 6 साल बाद में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके एक गुलाम बोल सकते हो या सेनापति बोल सकते हो जिसका नाम है अली मर्दान, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। फिर हम अली मर्दान वाली स्टोरी पढ़ेंगे जब हम इल्तुतमिश पढ़ेंगे, उसमें हमें इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में 1205 और 6 अब होता है, यहां पर होता है तिब्बत अभियान। तिब्बत अभियान में बुरी तरीके से पराजित, पराजित वापस कैसे भी करके जान बचा के आता है लखनौती,
और फिर ये 1206 से 12 तक शासन करता है बंगाल के लखनऊ क्षेत्र में। और 1212, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 1212 में अली मर्दान इसकी हत्या कर देता है। फिर ये हत्या कर देता है। इसके बाद में आगे की जो कहानी है वो हमारी इल्तुतमिश में आएगी, बट ये याद रखना ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ की। अब यहाँ तक 1206 में बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों पर मोहम्मद घोरी का अधिकार हो जाता है। उस साइड भी इसका जो गुलाम है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। और फिर मोहम्मद घोरी इसको वैधानिक दर्जा पे दे देता है कि तुम भाई बंगाल के वैधानिक शासक हो, और ये मेरी एक तरीके से तुम्हें मान्यता है, मेरा ये तुम्हारा अप्रूवल है। तो इसको 1205-6 में इसको 5 में इसको मान्यता भी प्राप्त हो जाती है। फिर ये 6 साल तक यहाँ पर बंगाल में शासन करता है और फिर अली मर्दान 1212 में इसकी हत्या कर देता है। फिर 1206 में जो मोहम्मद गोरी होता है, तो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक जगह है धमक, धमक पर कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी जब आ रहा था ना, तो खोखरों ने इसका विरोध किया था। खोखर एक जनजाति थी जो कि पंजाब और इसके अराउंड रहती थी। तो इसने फिर खोखरों का बहुत ही बुरी तरीके से दमन किया था, मतलब एक तरीके से ना ऐसा निर्मम दमन किया था। और फिर निर्मम दमन किया तो खोखरों के मन में मोहम्मद गौरी के प्रति एक घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि जब 1206 में ये पाकिस्तान में एक जगह है दमक, वहां पर नमाज अदा कर रहा था, तो कहते हैं कि एक खोखर आता है, एक व्यक्ति, मतलब खोखर व्यक्ति आता है, और जब वो नमाज अदा कर रहा होता है तो पीछे से आके उसकी जो ये छाती होती है यहाँ पे वो छुरा भोंक देता है। और फिर दो तीन बार वो वार करता है, तो वहां पर मोहम्मद गोरी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये यहीं पे लिख रहा हूं मैं, धमक पाकिस्तान में 1206 ईस्वी में खोखर व्यक्ति द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो ये बात हो गई पूरी की पूरी, एक बार आप देख लो। फिर एक लास्ट पॉइंट है, बस उसको करके हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में हम आ जाएंगे सल्तनत काल पे अगली क्लास में। तो एक बार आप अच्छे से देख लो। वापस मैं आपको बता देता हूँ, भारत में इस्लामी आक्रमण का चतुर्थ चरण 1175 से 1206 ईस्वी तक रहता है, जिसमें जो मुख्य आक्रमणकर्ता होता है वो मोहम्मद गोरी होता है, जो कि तुर्क नस्ल का होता है। और ये गौर और गजनी का शासक होता है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि गौर में गयासुद्दीन मोहम्मद नामक एक व्यक्ति गौर वंश की स्थापना करता है, और वो गौर में वो खुद शासन करता है। गजनी में अपने भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद को शासक बनाता है। गौर का शासक ये 1113 से 1202 तक रहता है, और रहता है। और जब 1202 में गौर के शासक की मृत्यु हो जाती है, तो 1202 से 1206 तक ये गौर और गजनी दोनों का शासक रहता है। 1206 में फिर इसकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, सबसे पहले ये आक्रमण करता है मध्य एशिया पर, वहां पर पराजित हो जाता है। फिर आता है पश्चिमी एशिया पर, यहाँ पर भी पराजित हो जाता है। फिर उसके बाद में उसका एक ही ऐसा क्षेत्र बचता है जहां पर वो आक्रमण कर सकता था, वो था दक्षिण एशिया यानी कि भारत का स्थान। फिर जब ये पहले आक्रमण करता है तो वो गजनी से आता है गोमल दर्रे में, गोमल दर्रे से फिर मुल्तान और उच्च पर आक्रमण करते हुए फिर गुजरात पे आता है। फिर गुजरात में उस समय राजपूत सोलंकी वंश का शासन था, जिसके शासक थे भीमदेव सोलंकी सेकंड। यहाँ पर केहदरा की लड़ाई होती है, और जिसमें ये मुइजुद्दीन मोहम्मद यानी कि जो मोहम्मद गोरी है वो पराजित होता है। पराजित होने के बाद में ये अपना रास्ता बदलता है, दूसरी बार आता है गजनी से, गजनी से आता है फिर खैबर दर्रे, खैबर दर्रे से फिर पेशावर, पेशावर से लाहौर पर आक्रमण करता है, पराजित होता है। फिर
यहाँ से ये पहले सियालकोट को जीतता है, फिर वापस लाहौर पर अधिकार आक्रमण करता है 1186 में, और तब उसका लाहौर पर अधिकार होता है, और उसमें जो लाहौर का शासक था खुसरो मलिक को पराजित करता है। ठीक है। फिर उसके बाद में लाहौर, लाहौर के बाद में ये आता है भटिंडा, भटिंडा के बाद में तराइन में आता है, फिर तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1191 1192। पहले में ये मोहम्मद घोरी पराजित होता है, दूसरे में जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे वो पराजित हो जाते हैं। फिर इसके एक साल बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर पर अधिकार करता है, और 1194 में चंदावर की लड़ाई होती है जिसमें जयचंद गहड़वाल जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। और जब ये सब चीजें चल रही थी, फिर 1194 से 1206 तक विभिन्न भारतीय क्षेत्रों पर मोहम्मद घोरी का अधिकार होता है, जिनका नाम याद रखने की जरूरत है नहीं। और इसी ये सब चीजें जब चल रही थी उसी के पैरेलल ये भी एक चीज है वो चल रही थी, जिसमें मोहम्मद घोरी का एक गुलाम बोल सकते हो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, वो 1193 में आक्रमण करता है और 1200 तक वो बिहार में पहुंचता है और 1200 में बिहार पर कब्जा करता है। फिर इसके बाद में उदयनपुरी महाविहार, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, इसकी जो उदयनपुरी और विक्रमशिला की स्थापना पाल पाल शासकों ने की थी और नालंदा की गुप्त शासकों ने की थी। फिर ये इन तीनों महाविहारों को जलाता है, लिख लेता हूँ ना, इन तीनों महाविहार को, इनको नष्ट करता है। ठीक है। उदयनपुरी, नालंदा, विक्रमशिला महाविहारों को नष्ट करते हुए ये पहुंचता है बंगाल में 1203 ईस्वी में। उस समय बंगाल में सेन वंश का शासन था, उसका शासक लक्ष्मण सेन था। 18 घुड़सवारों के साथ बंगाल में प्रवेश करता है, और लक्ष्मण सेन एक अच्छे लेखक और साहित्यकार भी थे, उनकी रचना अद्भुत सागर इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। फिर ये आक्रमण करता है, उस समय इनकी राजधानी होती है लखनौती। लखनौती पर बख्तियार खिलजी का अधिकार हो जाता है, लक्ष्मण सेन यहाँ से भाग जाता है तथा अपनी नई राजधानी बनाते हैं नदिया को। फिर उसके बाद में ये आक्रमण करता है 1205-6 में तिब्बत पर अभियान करता है, जहां पर ये बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। फिर ये वापस लखनौती आता है, मोहम्मद गोरी इसको वैधानिक दर्जा प्रदान करता है शासन करने का। ये 6 साल तक शासन करता है, 1206 से 1212 तक ये बंगाल में शासन करता है, और 1212 में अली मर्दान नामक एक व्यक्ति, एक नेता इसकी हत्या कर देता है। और यहाँ पर 1206 में धमक पाकिस्तान में फोकर व्यक्ति द्वारा मोहम्मद गोरी की भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। एक बार आप देखो, फिर मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, फिर ये लास्ट पॉइंट है वो समझते हैं, फिर खत्म करते हैं। बहुत गर्मी है भाई। भाई भाई। एक ना, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का ये संपूर्ण अभियान है, इसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये याद रखना, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बख्तियार खिलजी के इन अभियानों की जानकारी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक, हम आगे पढ़ेंगे इनको भी, इनकी पुस्तक थी तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी से प्राप्त होती है। ठीक है। ये ना ऐसे बहुत
ज़्यादा ऐसे मिक्सअप हो गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता है पहले क्या है, बाद में क्या है, बाद में क्या है, बाद में क्या है, ठीक है। तो वो मैंने ऐसे एक फ्लो में लिखा है, यहाँ से यहाँ, फिर ये इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोई पॉइंट पीछे तो नहीं रहा। हाँ, यहाँ पर अब जो तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है ना, इसमें जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं तो यहाँ पर तीन बातें प्रचलित हैं। पहली बात, इसमें ऐसा माना जाता है कि उस समय पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं जाता है, बल्कि उसको अजमेर का शासक रहने दिया जाता है और दिल्ली का शासक भी रहने दिया जाता है, लेकिन आधिपत्य जो है वो मोहम्मद गोरी का होता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने फिर इनकी जो सत्ता है वो स्वीकार कर ली थी और इन्हीं मोहम्मद गोरी के अधीन रहते हुए पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर शासन करते हैं। ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, क्योंकि वहां से एक दहलीवाल सिक्का प्राप्त हुआ है। उस दहलीवाल सिक्के पर एक साइड में मोहम्मद गोरी का नाम है, उसकी उपाधि है, और दूसरे साइड में जो पृथ्वीराज चौहान है उनका नाम है, और वो सिक्का वहां पर प्राप्त होता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है कि शायद कुछ समय तक इन दोनों ने, मतलब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्त शासन किया होगा, ठीक है। संयुक्त शासन क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि दहलीवाल सिक्के के आधार पर। ठीक है, दूसरी जो बात आती है वो चंद्रबरदाई साहब बोलते हैं पृथ्वीराज रासो में कि पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया था, वहां पर उनकी आंखें निकाल दी गई थी, और उसके बाद की कहानी आप सबको पता है कि क्या हुआ था, वो बताने की जरूरत है नहीं। तो दूसरी बात बोलते हैं चंद्रबरदाई, जिसमें ये लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कृत्य को अंधा करवाया जाता है। फिर गजनी ले जाके फिर वहां पे वो बोलते हैं कि वो जो भी वो कहानी है कि वो 7 गज जो बोलते हैं ना कि चंद्रबरदाई बोलते हैं मोहम्मद गोरी को कि हमारे जो शासक है पृथ्वीराज चौहान ये शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा चलाते हैं। शब्द भेदी बाण मतलब कि किसी की आवाज सुन के वहां पे निशाना लगा सकते हैं, उसके लिए इनको देखने की भी जरूरत नहीं है, आंखों की जरूरत नहीं है। तो गजनी ये बोलता है मोहम्मद गोरी ठीक है। फिर ये ऐसे बहुत ही ऐसे ऊंचे पायदान पे बैठता है, फिर वहां पे बैठ के बोलता है चल अब चला। तो चंद्रबरदाई एक लाइन है, वो 2-3 लाइनें हैं, वो बोलता है, फिर उससे पृथ्वीराज चौहान को आइडिया मिलता है कि वो वहां पर बैठा है। उसके बाद में वो तीर चलाता है, तो कहते हैं कि इसकी भी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गौरी की। और उसके बाद में फिर ये चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को मार देते हैं कि हम शत्रु के हाथ से नहीं नहीं मरेंगे, तुम मुझे मार दो मैं तुम्हें मार दूंगा, एटलीस्ट ये तो होगा ना कि मेरी मौत एक राजपूत शासक, एक जो बोलते हैं ना कि एक घर वाले से हुई है, ना कि किसी एक ऐसे इंसान से जो बाहर का है या फिर जो अपने धर्म का नहीं है, उससे हुई है, दुश्मनों से हुई है। तो ये भी एक कहानी आती है, इसके पीछे इतने ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते नहीं है। और तीसरा पॉइंट लिखना है, वो कहाँ पे लिखा है, यहीं पे लिख लेता हूँ, जगह तो है नहीं बट लिखना तो पड़ेगा। थर्ड, अब जो मुस्लिम इतिहासकार है ना वो बोल देते हैं कि युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। ठीक है, ये तीन बातें प्रचलित है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या किया गया था। कुछ बोलते हैं कि दोनों का संयुक्त शासन रहता है, कुछ चंद्रप्रताप बोलते हैं कि इनको अंधा करवा के वो गजनी लेके जाते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को जब ये युद्ध होता है उसके बाद में उनको मार दिया जाता है हांसी नामक स्थान पर। ये ऐसा मानते हैं मुस्लिम इतिहासकार।
ठीक है, बाकी तो सब कुछ लिख लिया ना। अब आप ना इसको समझने के लिए ऐसे याद करना, देखो ये है यहाँ पे पहला पॉइंट है अपना, ठीक है, जिसमें बताया गया है गौर में कौन था, गजनी में कौन था, क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। ये है अपना दूसरा पॉइंट, जिसमें मोहम्मद गोरी के दो अभियान बताए गए हैं, ये यहाँ से, ठीक है, ये पूरा का पूरा दूसरा पॉइंट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये है तीसरा पॉइंट, ये लाहौर वाला, ये है तीसरा पॉइंट, जहां से लाहौर बठिंडा ये तराइन का युद्ध होता है, और ये पूरा का पूरा इस तीसरे पॉइंट में ही है, ठीक है, ये भी इसी तीसरे पॉइंट में आता है। उसके बाद में ये है अपना चौथा पॉइंट, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको एक फ्रेम समझ में आती रहे कि क्या पहले है क्या बाद में है। अगर आपने वीडियो देखा है आपको वैसे भी समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट पॉइंट है, ये पूरा का पूरा सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, और ये यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। तो भारत में इस्लामी आक्रमण, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक लास्ट पॉइंट है वो समझा रहा हूँ, उसके बाद में हमारा चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप देख लो इसको, और मैं अभी पानी पी लेता हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है यार। देख लो फिर मिटाता हूँ मैं, पॉज करके आपने देख लिया होगा भाई। अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जा रहा है ना, तो आप दो की स्पीड से भी देख सकते हो, क्योंकि चीजें फिर लिखने में और बताने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। पहले आपको चीजें समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है, फिर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है, फिर उसको लिखना पड़ता है, थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। अगर क्वालिटी वाली चीज चाहिए तो उसमें टाइम तो लगेगा भाई, और क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज मेरे से तो नहीं होता है। बिना समझाए मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसे ही मैं लिखना भी नहीं चाहता फैक्ट को। तो अच्छे से समझाने के बाद में उसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद में उसको फिर लिखेंगे ना, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे ना, आई एम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और डाउट रहता है तो आप, कोई भी डाउट है आप कमेंट में दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। बट ये जो है चीज़ें हैं वो काफ़ी क्वालिटी वाली है, तो थोड़ा टाइम लगता है, तो ऐसे में सोचना कि फटाफट फटाफट में सिर्फ फालतू चीज़ें ही होती हैं फटाफट में, और मेरे से नहीं होता भाई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ में, तो ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा था कि 1206 में गौरी की हत्या, ठीक है। अब गौरी के कुछ अमीर और कुछ गुलाम थे। अब बात करते हैं, जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई तो कौन कौन से क्षेत्र इसके अधिकार में थे। पहला था गौर, दूसरा था गजनी, तीसरे थे मुल्तान और उच्च, चौथा था लाहौर और दिल्ली, और एक जो अंतिम था वो था यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, बंगाल, ठीक है। अब देखो, जब मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है तो उसका जो गौर राज्य होता है वहां पर एक नाम मात्र का कठपुतली शासक बनाया जाता है, जिसका नाम होता है गयासुद्दीन महमूद। ये महमूद है, वो जो पहले था गयासुद्दीन वो मोहम्मद था, तो ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तो गौर में शासक बनता है गयासुद्दीन मोहम्मद, इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ नाम मात्र का शासक। इसके पास में इतनी शक्तियां नहीं होती है, इसको बस फॉर्मेलिटी के लिए बना दिया जाता है कि भाई ठीक है, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का रिश्ते में लगता है, तो
इसकी इसके वंश को आगे बढ़वाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए इसको शासक बना देते हैं। तो गौरी की मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है गयासुद्दीन महमूद। अब बात आती है गजनी में। मोहम्मद गोरी के तीन, यहाँ पर दो अमीर और एक गुलाम की मैं बात करूंगा। तो कहते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था उसका जो सर्वश्रेष्ठ अमीर था उस समय, और वो सबसे वरिष्ठ भी था उम्र में, और उसका गजनी में उसकी अच्छी चलती भी थी। गजनी में लोग उससे काफी प्रभावित भी थे, और गजनी की जो जनता थी वो इससे प्रेम भी करती थी, इसको अपना शासक भी मानती थी। तो गजनी जिसके अधीन आया उसका नाम है ताजुद्दीन यल्दौज। ये था गौरी का सबसे वरिष्ठ अमीर और सबसे शक्तिशाली भी गौरी के बाद में यही था, ताजुद्दीन यल्दौज। फिर आते हैं अपन मुल्तान और उच्च पे। ये विभाजन है, ठीक है। मतलब मोहम्मद गोरी के क्षेत्र में गौर था, गजनी था, मुल्तान था, उच्च था, लाहौर था, दिल्ली था, बंगाल था। तो फिर इन ये जो पांच महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के जब मृत्यु हुई तो इन पांच क्षेत्रों का विभाजन कर दिया जाता है, ठीक है। विभाजन तो क्या ही करेंगे, जब मृत्यु होती है तो जो आदमी जब जहां पर था वो वहां पर वो अपनी सत्ता को वहीं पर स्वीकार करवा देता है कि अब ये मैं, जैसे कि जब इसकी मृत्यु होती है 1206 में, तब कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली इस एरिया में था, तो इसने ये कहा कि अब ये मेरी सत्ता है। ये यलदौज यहाँ पर था गजनी में, तो इसने कहा ये मेरा राज्य है। और ये यहाँ पर इसको बस नाम मात्र के लिए शासक बना दिया था कि फॉर्मेलिटी के लिए, और कुछ भी नहीं है। और मुल्तान और उच्च में जिसका अधिकार हुआ, या मुल्तान और उच्च जिसके अधीन कर दिए गए, वो भी एक अमीरी था जिसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है। इसके अधीन थे मुल्तान और उच्च। अब आते हैं अपने भारत पर। तो भारत पर जिसका अधिकार होता है, यानी कि लाहौर और दिल्ली पर जिसका अधिकार होता है, जिसके नियंत्रण में आते हैं, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में सल्तनत काल की काल का आरंभ यहीं से माना जाता है। ठीक है, लाहौर और दिल्ली हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन। और बंगाल में आपको पता है, हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है, बख्तियार खिलजी ये इसके अधीन था, ठीक है। कब? 1206 से 12 तक। फिर 12 के बाद में अली मर्दान बख्तियार खिलजी की हत्या कर देता है और शासक बन जाता है। अली मर्दान के साथ में क्या हुआ ये हम इल्तुतमिश में देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक में देखेंगे। तो आगे बंगाल की बातें भी आती रहेगी। तो ठीक है, ये पांच क्षेत्र, गौर, गजनी, मुल्तान और उच्च, ये लाहौर और दिल्ली, और ये बंगाल, इन पांच क्षेत्रों का विभाजन मोहम्मद गोरी के विभिन्न गुलाम और अमीरों के बीच में कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक बात है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है और ये जब 1206 में सल्तनत काल की स्थापना करता है दिल्ली में, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपनी सत्ता को वैधानिकता दिलवाने के लिए खलीफा से मंसूर प्राप्त करना आवश्यक था। ऐसा माना जाता था कि जब तक कोई भी शासक मंसूर प्राप्त नहीं करता है तब तक उसकी सत्ता को वैधानिक मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। और सल्तनत काल के सभी सुल्तान जो हम आगे पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण सुल्तान, वो सब खलीफा से मंसूर प्राप्त करते हैं, इसलिए उनको सुल्तान कहा जाता है। क्योंकि जो खलीफा का क्षेत्र है उसको सल्तनत कहते हैं, और सल्तनत में जो शासक बनता है उसको सुल्तान कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने 4-5 वर्ष के कार्यकाल में 1206 से 1210 तक मंसूर प्राप्त नहीं कर पाया। मंसूर प्राप्त करता उससे पहले ही लाहौर में ऐसा माना जाता है कि घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ बोलते पोलो का खेल खेल रहे थे। पोलो का खेल पता नहीं उस टाइम में था भी या नहीं, लेकिन जो भी था, बात बस ये है कि घोड़े
पर घुड़सवारी करते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो मंसूर प्राप्त करता उससे पहले ही मृत्यु हो गई। मंसूर प्राप्त नहीं किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वैधानिक शासक नहीं माना जाता है। ठीक है, स्थापना भले ही इन्होंने की हो लेकिन ये वैधानिक शासक नहीं माना जाता है क्योंकि इसने खलीफा से मंसूर प्राप्त नहीं किया। ये बात भी आपको याद रखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक खलीफा से मंसूर प्राप्त नहीं कर पाया तथा उससे पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मृत्यु हो जाती है और इसीलिए ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वैधानिक संस्थापक नहीं माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वैधानिक संस्थापक नहीं माना जाता है। इसके बाद में आराम शाह बनेगा। आराम शाह को इल्तुतमिश जूत की लड़ाई में पराजित करेगा और फिर इल्तुतमिश शासक बनेगा और इल्तुतमिश बाद में खलीफा से मंसूर प्राप्त करेगा 1229 ईस्वी में। तो जब मंसूर प्राप्त करेगा तो इसकी सत्ता को वैधानिक मान्यता भी प्राप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो फिर ये जो है ना ताजुद्दीन यलदौज ये बोलता था कि एक गुलाम को शासक करने का कोई अधिकार है नहीं, और क्योंकि मोहम्मद गोरी के बाद में गजनी का शासक मैं हूं तो ये जो लाहौर और दिल्ली है ये भी मेरे अधीन होने चाहिए। तो फिर आगे आक्रमण भी करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक पे, इल्तुतमिश पे, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तो मंसूर प्राप्त नहीं कर पाया। दूसरा, कुछ लोग मानते हैं कि उस समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक को गयासुद्दीन जो मोहम्मद गौरी था उसने गुलामी से भी मुक्त नहीं किया था, ये अभी भी एक गुलाम ही था। तो गुलाम होने के कारण, और ये ऐसा माना जाता है कि एक गुलाम को अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का कोई अधिकार है नहीं। और वो गुलामी का जो टैग है वो कब हटता, जब खलीफा मंसूर प्रदान कर देता कुतुबुद्दीन ऐबक को, तब ये बात स्पष्ट हो जाती और ये इसका जो शासन था उसको मान्यता प्रदान हो जाती क्योंकि खलीफा से ऊपर कोई है नहीं। तो ये ना अपना वो गुलामी का टैग हटा पाया, ना वो खलीफा से मंसूर प्राप्त कर पाया। इसीलिए इसको हम सल्तनत काल का संस्थापक तो मानते हैं लेकिन वैधानिक संस्थापक नहीं मानते। अगर ऐसा पूछा जाए सल्तनत काल की स्थापना किसने की, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है कुतुबुद्दीन ऐबक पर। लेकिन अगर सवाल ऐसा है कि सल्तनत काल की वैधानिक स्थापना किसने की या सल्तनत काल का वैधानिक संस्थापक किसको माना जाता है, तो वो जो हम आगे पढ़ेंगे इल्तुतमिश उसको माना जाता है। ठीक है, बस ये ना ऐसे जैसे ये है, मान लेते हैं इंडिया, ये यहां पर है गौर, ये यहां पर है गजनी, ये यहां पर है मुल्तान उच्च। ठीक है, फिर यहां पर ये लाहौर बीच में आ गया ना, लाहौर, लाहौर एंड दिल्ली, और बीच में आ गया ये ऐसे यहाँ पे, ये ऐसे रफ मैप है। ठीक है, और यहाँ पे पुणे में ये है बंगाल। तो गौर, गजनी, मुल्तान उच्च, लाहौर, दिल्ली। और लाहौर दिल्ली का ना जो क्षेत्र था ना वो यहाँ तक था, क्योंकि लाहौर भी था, दिल्ली भी था, ग्वालियर भी था, इन सब पे कुतुबुद्दीन ऐबक का उस समय अधिकार था। तो ये सारे चार क्षेत्र इसके अधीन थे। और जो अंतिम यहाँ पर बंगाल में बख्तियार खिलजी था, और मुल्तान और उच्च में नासिरुद्दीन कुबाचा,
गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज और गौर में गयासुद्दीन महमूद, जो कि नाम मात्र का शासक था। तो ये 5 भागों का विभाजन किया गया था इस तरीके से। अब इसके बाद में 1206 में भारत में सल्तनत काल की स्थापना हो जाती है, तुर्क शासन स्थापित हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भारत में सल्तनत काल, तुर्क शासन स्टार्ट करेंगे, गुलाम वंश पढ़ेंगे, मामलुक वंश पढ़ेंगे, इसके अलग अलग नाम है, क्या नाम है, कैसा है, वो सब पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो आपका ये क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और कुछ डाउट हो, कुछ एडवाइस हो, अप्रिसिएशन हो और आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। आई विल मेक श्योर टू रेस्पॉन्स ईच एंड एवरी कमेंट इफ द कमेंट विल बी वैलिड एंड नो नॉनसेंस प्लीज। बस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।